Hello everyone. Today we are going to discuss about hearsay evidence. So hearsay evidence के बारे में जानने से पहले हम hearsay का मीनिंग देखेंगे. hearsay को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, hear और say. hear का मतलब है सुनना और say मतलब कहना. So it means hearsay का मतलब क्या हुआ, सुनी सुनाई बातों को कहना. सो अब hearsay एविडेंस का क्या मतलब है. hearsay एविडेंस मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस नॉट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज बट ऑन व्हाट ही हर्ड फ्रॉम अदर्स. hearsay एविडेंस वो स्टेटमेंट्स हैं विटनेस के द्वारा दी गई जो उसकी पर्सनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट उसने किसी और से वो बातें सुनी हैं. अब अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन से कोई बातें सुनकर वो स्टेटमेंट देता है, तो वो जो स्टेटमेंट देगा वो क्या होगा, hearsay एविडेंस. ठीक है, इट मीन्स सुनी सुनाई बातों को कहना, वो स्टेटमेंट देनी जो उस पर्सन ने, जो विटनेस है, उसने खुद उस फैक्ट को होते हुए नहीं देखा. वो आई विटनेस नहीं है, लेकिन उसने वो जो फैक्ट है किसी और से उसने उसके बारे में सुना है. तो अब वो जो स्टेटमेंट देगा वो hearsay एविडेंस होगा. सो अब जनरल प्रिंसिपल क्या है. द जनरल प्रिंसिपल इज दैट इन ऑल केसेस ऑफ द एविडेंस हैज़ टू बी दैट ऑफ अ पर्सन हु हिमसेल्फ विटनेस द हैपनिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ विच ही गिव्स एविडेंस. Such a witness is called an eyewitness or a witness of the fact, and the principle is known as of direct oral evidence or exclusion of hearsay evidence. अब जो जनरल प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एविडेंस है वो तभी एडमिसेबल है अगर वो आई विटनेस के द्वारा दिया जाए. मतलब अगर किसी फैक्ट को होते हुए जिस पर्सन ने देखा है, मतलब जो आई विटनेस है, अगर वो स्टेटमेंट दे तभी वो एडमिसेबल है. ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट होगी जो आई विटनेस देगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ओरल एविडेंस. सो वो एविडेंस एक्ट के अंडर एडमिसेबल है. सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर hearsay एविडेंस की बात तो हुई नहीं. उन्होंने क्या बोला कि जो आई विटनेस है वो स्टेटमेंट देगा तभी एडमिसेबल है. अब hearsay एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या है, वो उस पर्सन ने उस फैक्ट को होते हुए खुद नहीं देखा, लेकिन उसने किसी और पर्सन से वो बात सुनी है. तो सुनी सुनाई बातों का यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल में कोई भी बात नहीं की गई. सो hearsay एविडेंस को क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया है. बट hearsay एविडेंस की कुछ एक्सेप्शंस हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन है इसकी रेस जेस्टे. रेस जेस्टे हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था इन डिटेल में. रेस जेस्टे का मतलब है वो फैक्ट जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट हैं. ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन मे बी प्रूव थ्रू अनदर पर्सन who appears as a witness if the statement is a part of the transaction in issue. अगर कोई स्टेटमेंट जो ट्रांजैक्शन इन इशू है, मतलब जो फैक्ट इन इशू है, उसका अगर पार्ट है वो स्टेटमेंट, तो वो किसी अनदर पर्सन के द्वारा भी उसको हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन मे बी प्रूव थ्रू अनदर पर्सन, जो विटनेस के हु अपीयर्स एज अ विटनेस, जो एज अ विटनेस अपीयर हुआ है, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इन इशू. अगर वो स्टेटमेंट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो स्टेटमेंट किसी अनदर पर्सन के द्वारा भी प्रूव की जा सकती है. सो इसकी नेक्स्ट एक्सेप्शन है एडमिशंस एंड कन्फेशन. सो एडमिशन, हम अपनी किसी लाइबिलिटी को जब एडमिट करते हैं तो वो हमारी एडमिशन होती है, और जब हम अपने किसी गिल्ट को कन्फेस करते हैं तो वो हमारी कन्फेशन होती है. सो एडमिशन जो बेसिकली है वो हम सिविल नेचर के जो भी हमारे ऑफेंसेस होते हैं उनमें हम एडमिशन करते हैं, और कन्फेशन जो हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसमें हम अपने गिल्ट को कन्फेस करते हैं. अब इसमें क्या बोला है, एन एडमिशन ऑफ अ लाइबिलिटी और कन्फेशन ऑफ गिल्ट विच टेक प्लेस आउटसाइड द कोर्ट इज प्रूव्ड थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ a witness to whom the admission or the confession was made. Such a witness is not a witness of the fact, but had only heard about it from the mouth of the party who admitted his liability or confessed to his guilt. अब इसमें बोला है
अगर कोर्ट के बाहर जो पार्टी है, जो पार्टी टू द सूट है, अगर उसने किसी अदर पर्सन को अपना गिल्ट कन्फेस किया है और अपनी जो लाइबिलिटी है उसको एडमिट किया है, तो वो जो अदर पर्सन है जिसको उसने अपना गिल्ट कन्फेस किया है और अपनी लाइबिलिटी को एडमिट किया है, वो पर्सन अगर कोर्ट में आकर स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिसिबल है। दो वो जो स्टेटमेंट है, वो जो स्टेटमेंट देगा वो उसका हेयर से एविडेंस होगा, क्योंकि उसने उस क्राइम को होते हुए नहीं देखा, बट उसने वही बात वो बोलेगा जो उसने उस पार्टी के मुंह से सुनी है। ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अब जो आई विटनेस है वही जो स्टेटमेंट देगा वो एज अ एविडेंस हम उसको मानेंगे। बट यहाँ पे उस क्या बोला है, अगर कोर्ट के बाहर किसी पार्टी ने अपना गिल्ट कन्फेस किया है और अपनी लाइबिलिटी को एडमिट किया है किसी अनदर पर्सन को, तो जिस पर्सन को उसने अपना कन्फेस किया है और एडमिट किया है अपनी लाइबिलिटी को, वो पर्सन अगर कोर्ट में आके जो स्टेटमेंट देता है वो एज अ एविडेंस एडमिसिबल है। ठीक है। तो ये भी क्या हुई, एक एक्सेप्शन हुई जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में जो है हम हायर से एविडेंस को एडमिसिबल मानते हैं। सो स्टेटमेंट्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 के अंडर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, सेक्शन 32 बेसिकली डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर। वो स्टेटमेंट उन पर्सन की स्टेटमेंट जो डिसीज्ड हैं, मतलब जो पर्सन मर चुके हैं और जो एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकती। ठीक है, अनअवेलेबल हैं। उन पर्सन की जो स्टेटमेंट है, अब अगर कोई पर्सन मर चुका है तो वो खुद तो आकर कोर्ट में बोलेगा नहीं। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट जो है किसी अनदर पर्सन के थ्रू ही प्रूव की जाएगी। सो ये भी क्या हुई, एक एक्सेप्शन है जनरल प्रिंसिपल की। सो नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। Statements in public documents such as the acts of parliament, official books and registers can be proved by the production of the document, and it is not necessary to produce before the court the draftsman of the document. अब एक और एक्सेप्शन है, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट में कोई स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है तो हमें जो उसका ड्राफ्टमैन है डॉक्यूमेंट का, जिसने वो डॉक्यूमेंट को लिखा है, उस पर्सन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने जिस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, हम उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर देंगे कोर्ट के सामने। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन हुई जनरल प्रिंसिपल की। सो नेक्स्ट है द एविडेंस इन फॉर्मल प्रोसीडिंग। अब अगर मान लो किसी पर्सन ने जो स्टेटमेंट दी है फॉर्मल प्रोसीडिंग में, ठीक है, फॉर्मल प्रोसीडिंग मतलब पहले वाले केस में जो विटनेस ने बोला है, ठीक है, जो पार्टी ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो उससे बाउंड हो जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल उस पर लग जाती है। ठीक है, जो आपने एक बार स्टेटमेंट दे दी कोर्ट में, आप उससे बाद में मुकर नहीं सकते, आप बाउंड हो जाते हो। ठीक है, उससे। तो अब जो स्टेटमेंट हमने पहले वाले केस में दी है, अगर दोबारा कोई केस चलता है, ठीक है, तो हमारी वो जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, एडमिसिबल होगी। उसको हम एज अ एविडेंस दूसरे वाले केस में यूज़ कर सकते हैं। बट किस कंडीशन पे, अगर वो जो विटनेस है जिसने वो स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, वो मर चुका है और अनअवेलेबल है, और अदरवाइज अनअवेलेबल है टू अपीयर इन द कोर्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट्स इन ट्रीटीज़। अब जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब न्यूटन के जो लॉ हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसकी क्या ओपिनियन है ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। ठीक है, अब न्यूटन तो मर चुका, अब उसकी ओपिनियन को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसकी जो बुक्स हैं उसे हम प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में। ठीक है, उसकी ओपिनियन को प्रूव करने के लिए हम न्यूटन ने जिस बुक्स में अपने ओपिनियन लिखी है, जो उसके लॉज हैं, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए हम उस बुक को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अब न्यूटन तो मर चुका। ठीक है, सो इसी तरह से अगर किसी एक्सपर्ट की हमने कोई भी ओपिनियन को प्रूव करना है, ठीक है, तो हम
क्या करेंगे, उसके जो भी जिस पे उसने लिखा होगा, जो उसकी बुक होगी और जो भी ट्रीटीज़ होगी, उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे अगर जो ऑथर है, ठीक है, वो मर चुका है और अदरवाइज़ अनअवेलेबल है एज अ विटनेस। सो ये थे हेयरसे एविडेंस और उसकी कुछ एक्सेप्शंस। सो हेयरसे एविडेंस के कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम हेयरसे एविडेंस को एडमिसिबल मानते हैं। फर्स्ट है रेस्ट एस्टे, एडमिशन एंड कन्फेशन, स्टेटमेंट रेलिवेट अंडर सेक्शन 32, स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस इन फॉर्मल प्रोसीडिंग्स, स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट इन ट्रीटीज। सो इससे हमारा जो हेयरसे एविडेंस का टॉपिक है वो कवर होता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।